Hello and welcome everyone. आज we'll be starting a new topic that is related to the part of geomorphology itself. It will be the third part of geomorphology. इस topic का नाम है that is earthquake. What we are doing? We are doing a swift coverage of prelims for 2022 and the name of the program is Atulya program. So let's start this lecture in our geography and environment series for prelims 2022. So what is the earthquake? That is the question. हमने कई बार सुना है एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कि अर्थक्वेक एक फिनोमेना है विच इज रिलेटेड टू द अर्थ इटसेल्फ. दिस फिनोमेना इज रिलेटेड टू द अर्थ इटसेल्फ. अर्थ के सरफेस में देयर आर सेवरल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस हैपन और यही वाइब्रेशंस दे लीड टू द एक्चुअल ट्रेमर दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. और ये वाइब्रेशन जब स्ट्रांग होती है तो जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाती है इनका इम्पैक्ट ओवर ह्यूमन सिविलाइजेशन और जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है. सो इन अ वे अर्थक्वेक इज अ पार्ट ऑफ a sudden force which is not the diastrophic in nature, so it is a kind of catastrophic force. तो अर्थक्वेक आपका कैटास्ट्रोफिक फोर्स है जस्ट लाइक द वोल्केनो. सडनली एक इवेंट होता है और उस इवेंट की वजह से देयर इज द चेंज इन द आउटपुट एट द surface of the earth. So earthquake basically is a phenomena which happens inside the earth. So largely most of the earthquakes that do happen, they happen in around depth of 200 kilometers at max. Most of the earthquakes happen in this range. However, some deeper may be seen, but their impact over the earth's surface will be recorded slightly lesser. So let's start what is earthquake. So earthquake is basically the vibration. और ये वाइब्रेशन कैसे रिलीज होती है? बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी. तो अर्थ के अंदर से जो भी सडन एनर्जी रिलीज होती है उस रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से जो वाइब्रेशंस अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं या फिर अर्थ के अंदर ट्रैवल करते हैं, दैट इज नोन एज द अर्थक्वेक. सो व्हाट हैपेंस? एनर्जी का एक क्राइटेरिया होता है, देयर इज वन प्रिंसिपल फॉर एनर्जी कि फॉर एन एनर्जी किसी एक पॉइंट से देयर विल बी एन एनर्जी, किसी एक पॉइंट पर देयर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये चारों तरफ इट टेंड टू expand outwards. And this view what I'm sharing with you, ये 2 dimensional में नहीं है, ये व्यू है हमारा 3D में. सो इन एवरी डायरेक्शन देयर विल बी आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी. तो जहां पर ये एनर्जी अर्थ का सरफेस के नियरेस्ट होगी तो अर्थ के सरफेस पे ज्यादा जल्दी पहुंचेगी. एंड दैट is the point where maximum amount of vibrations can be felt, maximum amount of tremors can be felt. तो उसी लोकेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक के लिए मेजर लोकेशन. अब इसको हम वील सी व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है आपके एग्जामिनेशन में. तो एक बार आई विल गिव यू वन आइडिया कि जब आपकी एक अर्थ है, इट इज योर अर्थ एंड हियर दिस इज द सोर्स जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर जिस पॉइंट से एनर्जी सडनली रिलीज होती है, तो इस पॉइंट से एनर्जी विल स्टार्ट इन ऑल द डायरेक्शन. तो जो सबसे पहला पॉइंट है अर्थ के सरफेस में, ऑब्वियसली इट विल बी हियर. सो इट विल बी हियर जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट पॉइंट, और जहां पर एनर्जी पहुंच रही है दैट पॉइंट. दीज आर 2 डिफरेंट लोकेशंस और इनके टेक्निकल नेम है. जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नोन एज द फोकस और हाइपोसेंटर. सो फोकस ऑफ अर्थक्वेक और हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, जहां एनर्जी पहुंच रही है दैट इज नोन एज द एपिसेंटर. एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. सो एपिसेंटर टेक्निकली इफ यू वर टू सी, जो वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम वर्टिकल फोकस से अर्थ के सरफेस पर, तो जो पॉइंट अर्थ के सरफेस पर हमें मिलेगा दैट इज नोन एज द एपिसेंटर. दिस इज द आइडिया अबाउट फोकस एंड एपिसेंटर. कुछ टेक्निकल टर्म और है, लाइक वी कॉल इट
जो अर्थक्वेक इवेंट है अर्थ के अंदर हो रहे हैं, वी कॉल इट सीस्मिसिटी. So seismicity is earthquake related phenomena or the energy burst of energy release that is happening inside the earth, उसको हम बोलते हैं seismicity. जिस स्टडी को हम लोग परफॉर्म करते हैं अर्थक्वेक को पढ़ने के लिए, दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी. जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, दे आर नोन एज सीस्मोग्राफ्स. So basically these are the technical terms associated with earthquake. इसके अलावा as and when we'll be encountering the terms we can discuss. So earthquake में it is the depth at which the earthquake is originating. On the basis of depth of earthquake, we can categorize earthquake into several categories. One could be shallow earthquake. One could be deep earthquake. So basically around 10 kilometers deep, 20 kilometers deep or 50 kilometers deep, they can be regarded as the shallow. So beyond 50 kilometers in depth, they will be regarded as the deep earthquakes. So basically deep earthquakes वो earthquake होते हैं जो surface के काफी नीचे होते हैं, their impact on the surface of the earth becomes very less. तो डीप अर्थक्वेक की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर वो ट्रेमर्स कम दिखाई पड़ते हैं, उनकी वाइब्रेशंस कम दिखाई पड़ती है. सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन. So we have studied about the definition of the earthquake. Now we know that what is the focus in earthquake. Focus is also known as the hypocenter of the earthquake. और वी नो सरफेस पर जो भी एक वर्टिकल पॉइंट बनता है जहां पर मैक्सिमम वाइब्रेशन फील होती है अर्थ के सरफेस पर, दैट इज नोन एज द एपिसेंटर. सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है the vibrations which are being recorded by seismic sensors. Sensors क्या का मतलब होता है? Something which senses the vibration of earthquake. They are known as the seismic sensors. Earthquake basically मैग्नीट्यूड या डेंसिटी जो अर्थक्वेक की रिलीज हुई है उन वाइब्रेशन की वजह से या उस एनर्जी की वजह से उसके बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है. वन सच स्केल इज द रिक्टर स्केल. इसको वी विल डिस्कस टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सेशन कि व्हाट इज द रिक्टर स्केल एंड हाउ डज इट वर्क. अर्थक्वेक को डिफाइन करने के लिए द मोस्ट पोटेंशियल थ्योरी इज द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी. इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बोलती है, इट सेज दैट कि we know that earth is made up of brittle rocks. So it is the, let's say this is the asthenosphere. Over it lies the several rocks. So under pressure what happens? Some of the rocks under the weight, they may be posing difficulty here. तो यहाँ पर नीचे वाले रॉक्स में ऊपर वाले रॉक्स की वजह से, प्रेशर की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके ऊपर स्ट्रेन जनरेट हो जाए स्ट्रेस की वजह से. तो होता क्या है, रॉक्स आर प्लेस्ड लाइक दिस. सडनली व्हाट हैपेंस, एक रॉक के ऊपर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेन जनरेट हो गई कुछ टाइम के बाद में, और आउट ऑफ अ सडन दिस रॉक मूव्स अ लिटिल डीपर. सो एक झटके से नीचे जाएगा रॉक थोड़ा सा. उस झटके से नीचे जाने की वजह से व्हाट हैपेंस, अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. So burst of energy is released. उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन जो बाहर आती है, they create the tremors. So that is being explained by elastic rebound theory. It says that एक particular point तक rock yield करते हैं, उसके बाद में it leads to the deformation. तो suddenly वहां से jerk निकलती है. Another concept which is related to the earthquake, that is isoseismic lines. So isoseismic lines are those lines which are being connected by the points which has the same level of intensity with respect to the earthquake. तो अर्थ के सरफेस पर when we connect all the points जहां पर intensity same है earthquake की, then let's say these are the different points जहां पर अर्थ की intensity same है earthquake की, और अगर हम इन लाइन को कनेक्ट, इससे इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन से, that line will be known as isoseismic.
ज्योग्राफी में ISO stands for similar. So line joining the similar intensity level of earthquake on the surface of Earth is known as the isoseismic lines. That is our isoseismic lines. All right. Having seen these particular concepts, we can realize that what UPSC can ask. UPSC can ask the different definitions for focus and epicenter. वो हो सकता है आपको इस पॉइंट में कंफ्यूज करे, आपको इंटरचेंज करके डेफिनेशन दे दे, फोकस की जगह एपिसेंटर की और एपिसेंटर की जगह हाइपोसेंटर की. दैट मे बी वन सिनेरियो. उसके अलावा व्हाट यूपीएससी में आस्क अबाउट द वेरी बेसिक क्वेश्चन. समटाइम्स यूपीएससी गिव यू वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इवन इफ यू नो दैट यू वुड बी एबल टू आंसर. जैसे उन्होंने एक बार पूछा था, यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट द फॉलोइंग टर्म आर रिलेटेड टू व्हाट. तो उन्होंने टर्म दी थी लाइक सिंगुलैरिटी, इवेंट हराइजन एटसेट्रा. तो दीज टर्म वर रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जैसा हमने एस्ट्रोनॉमी में कवर किया था. सिमिलरली यूपीएससी यहाँ पर भी पूछ सकती है कि इलास्टिसिटी रिबाउंड थ्योरी इज रिलेटेड टू विच फिनोमेना. तो सीस्मिसिटी या फिर वोल्केनिज्म, ऐसे करके दे कैन गिव यू द सेवरल ऑप्शंस. तो यहाँ पर यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव इन दैट रिगार्ड कि हमें इस थ्योरी का भले ही डिटेल ना पता हो, बट वी मस्ट नो कि थ्योरी किससे रिलेटेड है. सो मूविंग अहेड, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स. रिसेंटली ऑफ लेट इन न्यूज देयर आर सेवरल इवेंट्स और सेवरल keywords which are otherwise technical, they are in the news. तो जो भी keywords news में रहते हैं और वो किसी हमारे particular segment से related है, we must take them as a part of our syllabus और उनके ऊपर discussion करनी चाहिए. So there are three keywords, two are here. One is the aftershock, another one is the foreshock. So after and fore, we know that these are the related to. Fore means before. So before the happening of any event is the foreshock. आफ्टर का मतलब सिंपल है कि अगर कोई इवेंट हो जाता है उसके बाद में आफ्टर हो रहा है. सो इससे एक बात पता चलती है कि अर्थक्वेक विल हैपन इन 3 फेज. एक फेज है फेज 1, एक फेज है फेज 2, एक फेज है 3. ऑलराइट. फेज 1 स्टैंड्स फॉर द 4 पार्ट. तो यहां पर एक्चुअल अर्थक्वेक आने से पहले थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील होने लगती है. थोड़ा there will be some sensors which will be recording these vibrations. क्योंकि अर्थक्वेक में we will discuss कि सारी वेव्स एक साथ ऊपर नहीं आती, तो टोटल डिस्ट्रक्शन एक साथ नहीं आता. सबसे पहले कुछ वेव्स पहुंचती हैं, उसके बाद फॉलोइंग दैट देयर आर मल्टीपल वेव्स जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं. सेकेंड पार्ट होता है मेन पार्ट, जो एक्चुअल में शॉक होता है. एंड देन देयर रिमेन्स द आफ्टर शॉक. कुछ इस तरीके से लाइक आपने कुछ पत्थर फेंके पॉन्ड में, तो उनमें वेव जनरेट हुई और फिर वो वेव जाने के बाद में इवन आफ्टर द मेन वेव गोज अवे, कुछ वेव्स बार बार ऊपर आती रहती हैं. दे आर लाइक द आफ्टर शॉक. सो दीज आर द 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन एन अर्थक्वेक जो कि देखी जा सकती है. तो एक बार इन्हें देखते हैं. सो फोरशॉक जो अर्थक्वेक को प्रोसीड करती है, यानी कि लार्जर जब वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन या ट्रेमर, बेसिकली दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर अर्थक्वेक. तो लार्जर जो वाइब्रेशन होगी उनको प्रेडिक्ट करती है, दैट इज द फोरशॉक. तो जो वेव्स पहले आ रही हैं, दे बिफोर द लार्जर वेव्स और द मेन वेव इज नोन एज द फोरशॉक. आफ्टर शॉक में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल वेव्स और वाइब्रेशंस दैट रीच. तो अर्थक्वेक के बाद सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक आते हैं मेन शॉक के बाद, जिनकी इंटेंसिटी यानी कि जिनका जो इम्पैक्ट है वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड वो कम है. तो मेन शॉक के बाद they come into picture. So aftershock and foreshock, these are different. So when an earthquake occurs, the state of stress around the earthquake dramatically changes. We know that. So the earth wants to get back to some type of equilibrium. And we know that जब रिबाउंड थ्योरी के बारे में आई वाज टेलिंग यू कि एक रॉक सडनली नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो व्हाट दिस रॉक इज ट्राइंग टू डू, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो प्रेशर झेल नहीं सकता, उसके बाद में सडनली इट सेटल्स डाउन या फिर अपनी लोकेशन को इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है, अपने स्टेटस को. तो उसकी वजह से जो एडजस्टमेंट हो रहे होते हैं सडनली, और वो हो सकता है वो एडजस्टमेंट धीरे धीरे हो, तो उसकी वजह से बार बार वेव जनरेट होती है. दे आर नोन एज दी आफ्टर शॉक्स. तो आफ्टर शॉक्स लेस फ्रीक्वेंट होता है टाइम के साथ में. तो कभी कभी कुछ दिनों तक चलता रहता है, वीक्स तक चलता रहता है, मंथ्स तक चलता रहता है. आपने देखा होगा बीच में अराउंड 2014 ऑनवर्ड्स, तो देयर वर मल्टीपल मेजर अर्थक्वेक्स जो
इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में या फिर अफगानिस्तान में ओरिजिनेट हुए थे और उनका इम्पैक्ट यहाँ दिल्ली में भी दिखाई पड़ा था. एंड व्हाट हैपेंड कि आफ्टर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी लाइक 2 to 3 days after, there were some shocks. What were they? They were basically the aftershocks which came after the main shock. Moving further, now another term which is like more often in the news, तो इस टर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. What is earthquake storm? Storm से मतलब है it is the constant but low magnitude. So a low magnitude earthquake which happens in a series. तो constantly there will be a low magnitude earthquake जो चलता रहेगा कुछ टाइम तक. That is known as the earthquake storm. तो ये इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक और एसोसिएटेड है earthquake storm के साथ में, that it happens in a localized region. बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाएगा और ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक होगा जो कि कुछ महीनों तक चल सकता है, मे बी सम डेज, वीक्स और मंथ्स. तो कुछ महीनों तक चल सकता है. दैट इज दी अर्थक्वेक स्टॉर्म. तो ये कब होता है? बेसिकली व्हेन सेस्मिक एनर्जी पाइल्स अप इनसाइड द अर्थ. तो वो जैसा सेम प्रोसेस है कि अर्थक्वेक से रिबाउंड होता है और जब तक वहां पर अर्थ के अंदर रॉक्स इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर लेते तब तक कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती रहती है. सो समटाइम्स स्टॉर्म्स के साथ में यू विल ऑल्सो फाइंड कि कुछ साउंड भी बाहर निकल रहा है. तो स्टॉर्म्स के साथ में कुछ साउंड भी जनरेट होता है अर्थ के सरफेस से. दैट इज द अकोस्टिक रंबलिंग्स भी वहां सुनाई देती हैं. सो दिस इज व्हाट अर्थक्वेक स्टॉर्म इज. तो यहाँ पर अब वी हैव गॉट 4 डिफरेंट टर्म्स. उनको एक बार देखते हैं हाउ दे एक्चुअली वर्क. 4 डिफरेंट टर्म्स में वन इज द फोरशॉक, another one is the main shock, then we have got the after. इन तीनों से अलग एक प्रोसेस और है, दैट इज स्वॉर्म. ऑलराइट. सो मेन शॉक एंड आफ्टर शॉक. जैसे मेन शॉक आता है सडनली देयर विल बी ह्यूज इन मैग्नीट्यूड. सो अचानक से अर्थक्वेक आएगा, दिस इज द मेन शॉक. उसके बाद में कुछ शॉक है विद लेसर इंटेंसिटी, वो कुछ टाइम तक आते रहेंगे. दिस इज द डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन शॉक. अब अगर बात करते हैं फोर शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक की, तो पहले छोटे छोटे कुछ शॉक्स आएंगे, दैट इज द फोर शॉक. फिर सडनली एक मेजर एनर्जी बर्स्ट होगी, दैट इज द मेन शॉक. देन मेन शॉक के बाद कुछ छोटे छोटे शॉक्स आते रहेंगे, दे विल बी टर्म्ड एज द आफ्टर शॉक. तो विद टाइम ये पूरा प्रोसेस होगा, इट मे टेक मंथ्स. टेकिंग द केस ऑफ स्टॉर्म्स, तो अर्थक्वेक नंबर्स जब हम स्टॉर्म की बात करेंगे, इट इज लाइक अ वेरी फ्लैट कर्व. तो इन्वर्टेड यू फ्लैट कर्व है यहाँ पर कि अर्थक्वेक आते रहेंगे छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के एंड दे विल हैपन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो यू विल सी कि बहुत लंबे टाइम तक कुछ अर्थक्वेक है एंड देन ग्रेजुअली इट डिसिपेट्स. तो जो एनर्जी रिलीज है वो लगातार कई दिनों तक होती रहेगी, बट यहाँ पर एक भी मेन शॉक नहीं है. तो स्टॉर्म में और नॉर्मल अर्थक्वेक में डिफरेंस क्या है? दैट एब्सेंस ऑफ मेन शॉक. तो यहाँ पर मेनली एब्सेंस ऑफ मेन शॉक है कि कोई भी एकदम सडन बर्स्ट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नहीं आएगा, बट देयर विल बी मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल सीरीज जहां पर आपके अर्थ से ट्रेमर्स जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. आफ्टर दिस we'll move forward and we have to see what are the different causes of the earthquake. So looking at the causes of the earthquake, we can see that basically earthquake is an endogenetic force. तो जो भी ये फोर्स है ये अंदर जनरेट होता है अर्थ के. तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इस फोर्स को लॉन्च करने के लिए देयर मे बी सम एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व, और हो सकता है कि अर्थ के अंदर ही, सिर्फ अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कुछ प्रेशर बिल्टअप हो रहा हो जिसकी वजह से हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी आपको पता चलेगा व्हेन वी विल सेग्रीगेट कि अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या है. बेसिकली कंप्रेशनल एंड टेंशनल स्ट्रेस. तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से अर्थक्वेक आता है, क्योंकि स्ट्रेस विल लीड टू द स्ट्रेन.
और स्ट्रेन की वजह से अर्थ के सरफेस के अंदर देयर विल बी सडन डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी विल बी देयर। तो वी नो, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी है तो वी नो दैट कि अर्थ के सरफेस को हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल प्लेट्स में। दीज जो हम डिवाइड करते हैं प्लेट्स में और प्लेट को देखते हैं, तो प्लेट इज अ वेरी सॉलिड ब्रिटल ब्रिटल सेगमेंट ओवर द अर्थ सरफेस। वो ओशनिक पार्ट में भी है, वो कॉन्टिनेंटल पार्ट में भी है। प्लेट के अंदर क्योंकि इट इज अ रॉकी स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि क्रैक्स एग्जिस्ट करते हैं प्लेट के अंदर, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ में मूव करते हैं, दिस लीड्स टू द स्ट्रेस विच आर टेंशनल एंड कंप्रेशनल इन नेचर, और वो शेक करके कॉज करते हैं। कुछ और फैक्टर्स लाइक वोल्केनो का इरप्शन यानी वोल्केनिसिटी, या फिर फॉल्टिंग हो, या फिर इलास्टिक रिबाउंडिंग हो, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, ये भी अर्थक्वेक जनरेट कर सकते हैं। अगर एटम बॉम्ब है या न्यूक्लियर इरप्शन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है या वॉल्केनिक इरप्शन है, वो भी आपके अर्थक्वेक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लॉजिकली वील ट्राई टू जस्ट सेग्रीगेट कि अर्थक्वेक के कॉजेस कैसे हैं, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हाउ वी कैन सेग्रीगेट देम। सो अर्थक्वेक के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वन फैक्टर कुड बी द नेचुरल फैक्टर, अनदर फैक्टर कुड बी द मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक। जहां भी कभी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, सो इट विल बी टर्म्ड एज एंथ्रोपोजेनिक, मीन्स human being related, or humans are causing this origin. So, and generated from man, that is man made, anthropogenic. Natural means due to the natural and the physical phenomena. First in the segment lies the volcanic eruption. We know that we have heard about volcanoes. Volcano also forms the endogenetic force, and there is a very violent eruption that happens. तो वायलेंट इरप्शन की वजह से वॉल्केनो में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सराउंडिंग एरिया में ट्रेमर जनरेट करते। वी नो वन टाइप ऑफ वॉल्केनो लाइक सिंडर वॉल्केनो और कैल्डेरा टाइप वॉल्केनो, जहां पर क्या है, वॉल्केनो कोन, जो इनिशियल कोन है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इस इरप्शन की वजह से जो इनिशियल कोन है वही इरप्ट हो जाती है और एक क्रेटर बन जाता है। सो ये जो पहले कोन पतली थी, इट विल बिकम दिस ड्यू टू वेरी एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो एक्सप्लोजिव इरप्शन की वजह से इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्मॉल वेंट, यहाँ पर एक बड़ा क्रेटर बन जाता है, कैल्डेरा बन जाता है। एंड जब कभी भी इतना बड़ा ह्यूज शॉक होगा तो इट इज ऑब्वियस कि वो आसपास के एरिया में इट विल लीड टू सम शॉक। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, भले ही ये चाहे अंडर सी हो, देयर विल बी सम डिसरप्शन। फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, वी नो दैट रॉक्स, दे आर नॉट लाइक सिंगल यूनिट, मोनोलिथिक यूनिट नहीं है, रॉक्स के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर और वो एक दूसरे के साथ आसपास प्लेस्ड है, कुछ एक के ऊपर कुछ एक दूसरे के ऊपर। तो उनमें क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब उनके ऊपर प्रेशर जनरेट हो, उस प्रेशर से स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो, जिसकी वजह से देयर मे बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनमें उनकी एक्चुअल पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाए सडनली। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से रॉक के अंदर, जो रॉक्स प्लेट में प्लेट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, उनमें देर में भी सम लोकेशनल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाए। अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग, सरफेस का ऊपर उठ जाना या नीचे चला जाना, दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी अर्थक्वेक। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रॉक नीचे है एंड इट इज अ वेरी बिग रॉक, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो वो नीचे सेटल डाउन होगा, तो वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे सरफेस में अप वार्पिंग या डाउन वार्पिंग हो जाए। अर्थ के सरफेस के अंदर गैशियस एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक। सडनली अगर गैशियस एक्सपेंशन है तो भी ये स्पेस ज़्यादा लेगी, तो अगर ये अर्थ के शैलो लेवल पर हो रहा है तो इट इज ड्यू टू दिस एक्सपेंशन, ऊपर के सरफेस पर देयर विल बी सम वाइब्रेशंस। प्लेट मूवमेंट वी हैव डिस्कस्ड, लैंडस्लाइड की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। व्हाट इज दिस लैंडस्लाइड? सो लैंडस्लाइड्स आर बेसिकली एक स्लोपी पार्ट है माउंटेन का, वहां से बहुत ज्यादा रॉक्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी एट अ मैसिव लेवल
दे स्ट्राइक डाउन, तो वो ऊपर से आके नीचे सेटल होते हैं, उसकी वजह से जो लोकलाइज रीजन है देयर विल बी लोकलाइज्ड अर्थक्वेक. So there will be localized earthquake due to landslides. Having seen this, now we have to see what are the man-made. Before man-made, let me tell you one point for landslide also. At one point, landslide is the cause of earthquake. At other points, landslide could be the consequence of earthquake. क्योंकि आपको पता है when it is a slopey terrain जहां पर बहुत सारे रॉक हैं, this mountain is filled of rocks, तो यहाँ पर क्या होगा, it is due to the vibration, जब vibration की energies इस तक पहुंचेंगी, ड्यू टू these area, तो जो लूज एरिया है, लूज रॉक्स है, वो दे विल ट्राई टू कम डाउन, क्योंकि वो जो उनका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम था उसको ब्रेक कर देगी वाइब्रेशन, और अंडर ग्रेविटी अलोंग द स्लोप देयर विल बी मैसिव डाउनफॉल ऑफ दीज रॉक्स, और ये जो डाउनफॉल होता है इट इज नोन एज दी लैंडस्लाइड. और अगर लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन हमें आइसी टेरेन में मिलती है जहां पर फुल ऑफ स्नो पैक्ड है स्लोप ऑफ द माउंटेन, तो उसको बोलते हैं एवलांच. तो एवलांच भी अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है. सो लैंडस्लाइड इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, एट द सेम टाइम लैंडस्लाइड्स कैन आल्सो बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक. मैनमेड फैक्टर्स की एक बात देखते हैं कि अगर डीप लेवल पर अंडरग्राउंड माइनिंग होती है और देयर आर सम एक्सप्लोजंस दे आर बीइंग डन, चाहे वो डायनामाइट्स का यूज करके हो, सो इट मे लीड टू द ट्रेमर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टनल की ड्रिलिंग होगी देन देयर विल बी earthquake. Similarly, if there is a nuclear explosion, obvious है कि nuclear explosion में ऐसी possibility रहती है that it will create the localized earthquake. This term is very common and important as well. That is the reservoir induced earthquake. So reservoir induced earthquakes, basically these are reservoir induced seismicity, यानी कि जब जहां पर भी there are लार्ज रिजर्वायर्स मेड. रिजर्वायर्स कैसे हम, एक रिवर फ्लो करती है उसके आगे एक बहुत बड़ी सी वॉल क्रिएट कर देते हैं, दैट वॉल इज नोन एज डैम. तो डैम के जितना भी पीछे वाला एरिया है जहां से वाटर फ्लो करके आ रहा है, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम वाले एरिया में हम वाटर को स्टोर करते हैं. वहां पर इट इज ड्यू टू द ह्यूज रिजर्वायर जहां पे पूरा वाटर भर जाता है. तो दिस वाटर, स्टोर्ड वाटर हैज वेट इनटू इट, तो इसकी वजह से इट एक्सर्ट्स फोर्स डाउनवर्ड्स. तो जो फोर्स है इसके नीचे अगर कोई हमारे रॉक है, एंड इफ दिस रॉक स्ट्रक्चर इज फॉल्टेड, यानी कि रॉक के बीच में जॉइंट प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम तक तो वो उस लोड को बेयर कर लेंगे, बट देन सडनली दे विल सीक फॉर अ न्यू इक्विलिब्रियम, तो दे विल सेटल डाउन. तो उस सेटलिंग डाउन की वजह से देयर विल बी एन अर्थक्वेक, एंड दैट अर्थक्वेक विल बी टर्म्ड एज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी. कोयना रिजर्वॉयर विच इज इन महाराष्ट्र, तो वहां पर 1967 में एक अर्थक्वेक आया था ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द रिजर्वॉयर. सो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कुछ इसी तरीके का है, यानी कि जो रिजर्वॉयर्स हैं, नेचुरल रिजर्वॉयर्स भी, वहां पर भी अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में चेंज होता है, सो इट में रिजल्ट इनटू द अर्थक्वेक. So these are the basic phenomena, or these are the basic causes, natural as well as man-made, which will lead to the earthquake. Having seen this, we will move forward. Now we have to discuss or to look into the process or the mechanism of earthquake. So mechanism of vibration. कैसे अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस तक आता है ये देखना है. सो whenever there is an earthquake, there are two types of main energies which are released inside the earth. तो उन जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज टू से टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर बीइंग रिलीज्ड इनसाइड द अर्थ. जो दो वेव्स की टाइप है वो अर्थ के अंदर होती हैं, दे आर नोन एज द बॉडी वेव्स. सो द वेव्स व्हिच आर बीइंग जनरेटेड इनसाइड द अर्थ, दे आर नोन एज द बॉडी वेव्स. और बॉडी वेव्स क्या होती है, बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो हम एक बार पहले बेसिक कैटेगराइजेशन देख लेते हैं. इट इज अर्थक्वेक वेव्स, EQ स्टैंड्स फॉर अर्थक्वेक. ऑलराइट, body waves. Another type is the surface waves.
inside the earth, on the surface. तो अर्थ के सरफेस पर आने के बाद जो वेव्स पहुंचती हैं दे आर नोन एज सरफेस वेव्स. Body waves can be segregated into two main waves. One is the P waves, another one is the S waves. Surface wave can be segregated as love waves, another one is the Rayleigh waves. So love waves and Rayleigh waves, these are the surface waves. P waves is also known as the primary waves. S waves is the secondary or shear waves. These are the major waves of earthquake. आप एक बार इसको note कर लो. Then we are getting back to our slides to discuss what are these waves, how these waves are distinguishing one from another. इसके अलावा we can see how we can relate these waves with respect to the internal structure of the earth. All right. So let's discuss about the primary waves. So primary waves, basically these are having short wavelength. If wave has a principle, if wave is having short wavelength, it will have the high frequency. Wavelength and frequency, these are the two opposite terms which are inversely related in respect to any of the wave. So if a wave is having high frequency, it will automatically has the low wavelength. That is the nature of the waves. तो इसकी शॉर्ट वेव लेंथ है यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई होगी. दिस वेव इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव. इट विल नॉट ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड मेंटल एंड क्रस्ट, बट इट विल ऑल्सो पास थ्रू द लिक्विड पार्ट ऑफ द कोर. दिस इज द प्राइमरी वेव जो हर मीडियम से ट्रेवल कर सकती है. इट मे ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट. दिस इज द characteristic of this wave. It is a kind of compressional wave. It has got the highest speed. तो इसीलिए ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचने वाली वेव होती है जो हमें अर्ली सिग्नल्स देते हैं किसके, अर्थक्वेक के. तो दिस इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड. 1 किलोमीटर पर सेकेंड के अलावा अप टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो सकती है. सो प्राइमरी विच रीचेस फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज द वेव विच इज longitudinal in nature. This wave is compressional in nature. This wave can travel into solid, liquid, both the mediums. It is of the highest speed. तो एक बार इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. What is happening here? Basically what it is happening this way कि पहले ये रिलीज होती है तो पार्टिकल दूर होता है, then it compresses, then पार्टिकल एक्सपेंड्स, compresses, then expands. तो एक्चुअल में वेव के पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहे. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग कंप्रेशन एंड लाइक कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन और रेरिफिकेशन. तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे, दूर जा रहे, पास आ रहे, दूर जा रहे. दिस इज हैपनिंग एंड दिस वे वेव इज मूविंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है. तो यानी कि यहां वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव कहां आगे मूव करेगी, इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द सेम डायरेक्शन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली वेव विल प्रोपोगेट. तो वेव का डायरेक्शन क्या है ये. और यहां पर आप देखिए दीज आर द जोन्स ऑफ कंप्रेशन. ऑलराइट, यूजिंग येलो दीज आर द जोन्स ऑफ रेरिफिकेशन और एक्सपेंशन. तो यहां पर ऑल्टरनेट वे है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये दोनों दिखाई पड़ता है इन पी वेव्स. दिस इज द हाईएस्ट वेलोसिटी वेव. Now let's see the S wave. When we talk about S wave or secondary wave, it is of short wavelength, so it is also having the larger frequency. This wave is transverse in nature. Transverse means लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है. ट्रांसवर्स में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज टू से 90 डिग्री. आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं बट वेव कहां प्रोपोगेट हो रही है, राइट या लेफ्ट में. तो ये डायरेक्शन होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन. तो दिस सेकेंडरी वेव और शेयर वेव इज बेसिकली परपेंडिकुलर इन नेचर. आप देखिए पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं, ऊपर या नीचे, और वेव कहां प्रोपोगेट हो रही है, इधर. तो ए पॉइंट से वेव कहां पहुंचेगी, बी पॉइंट तक. बट पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन, बट वेव इज मूविंग
in this direction. So this wave cannot travel into the liquid medium. तो ये अर्थ में जहां जहां पर लिक्विड मीडियम है वहां पर ट्रेवल नहीं कर पाएगी. तो इस वेव से हमें पता चल जाएगा कि किस जगह लिक्विड मीडियम है. तो बेसिकली कोर हैज द लिक्विड मीडियम, स्पेसिफिकली द आउटर कोर. जब अर्थक्वेक की बात करते हैं इन जनरल, तो जो बॉडी वेव्स हैं, द लार्जर अमाउंट ऑफ shear वेव्स आर बीइंग जनरेटेड. कंप्रेशनल वेव्स कम होती हैं. व्हाट आर कंप्रेशनल वेव्स? P. shear वेव्स आर S. सो कंप्रेशनल वेव्स ज्यादा होती हैं, इसीलिए जो भी अर्थक्वेक की वजह से मैक्सिमम डैमेज होता है, इट हैपेंस ड्यू टू शेकिंग कॉज्ड बाय द shear वेव्स. तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम डैमेज क्यों हो रहा है, मैक्सिमम डैमेज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द shear वेव्स. अब एक फिनोमेना है कि अर्थक्वेक जब तक अर्थ के अंदर है, यानी कि वेव्स जो जब तक अर्थ के सरफेस के अंदर है, दे आर ओके. जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो वहां पर आकर वो कुछ एलियन से रिएक्ट करने लगती है. कभी कभी वो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगती है इन दिस डायरेक्शन, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. उस तरीके के से डायरेक्शन मूव करती हैं. वी कॉल देम लव वेव्स, यानी कि एक ही जगह वो ऊपर साइड में राइट लेफ्ट मूव कर रही हैं. कभी कभी उनमें एक रोटेशनल टेंडेंसी आ जाती है, और उस तरीके की वेव को बोलते हैं हम रेलेग वेव. रेलेग वेव बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो पार्टिकल है अर्थ के सरफेस पर, तो अर्थ की क्रस्ट में जो टॉप लेयर है वहां पर रोटेशनल मोशन दिखाई पड़ता है. तो आपका सरफेस, लैंड का सरफेस ऊपर नीचे होने लगता है. जब हम बात करते हैं लव वेव की, इसकी वजह से जो सरफेस है वो आगे पीछे होने लगेगा, लाइक फॉरवर्ड बैकवर्ड. यानी कि इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, बट राइट लेफ्ट में मूवमेंट होगा, रेलिंग में ऊपर नीचे होगा. जब ये दोनों वेव सरफेस पर आकर एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो लुक एट व्हाट हैवक दे कैन क्रिएट. क्या करते हैं ये, एक तो राइट लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है, साथ के साथ ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है. तो राइट लेफ्ट एंड अप डाउन मूवमेंट, दिस क्रिएट्स अ डिफिकल्ट कंडीशन. सो बेसिकली जो लॉन्ग वेव है, जो बॉडी वेव्स है, दे आर लॉन्ग वेवलेंथ, दे आर हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, और उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कंपैरेटिवली लो है. इसके अलावा दे हैव लॉन्ग वेव पीरियड. बेसिकली ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं सीस्मिक वेव्स, लव वेव्स. और ये वेव्स हैं हमारी कैटेगरी, किस कैटेगरी के? दीज आर दी सरफेस वेव्स कैटेगरी, जो सरफेस के ऊपर अपना इंपैक्ट को शो करती हैं. सो इसको एक बार डायरेक्शन से देख लेते हैं. अगर बॉडी वेव्स में हम देखते हैं, तो इट इज द पी वेव विच वी आर टॉकिंग. पी वेव में आपको वेव का डायरेक्शन दिख रहा है. हियर इट इज द कॉम्पैक्शन, और यहाँ पर एक्सपेंशन है. एस वेव में आपको शेयर वेव दिख रही है, यानी कि इनमें जिस वेव का डायरेक्शन ये है, और इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे ऐसे, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. रेलिग वेव में इट इज लाइक अ रोटेशनल मैकेनिज्म. तो वर्टिकल मूवमेंट है लैंड का, वेव का डायरेक्शन ये है. एल वेव में क्या है? एल वेव में इट इज लाइक राइट और लेफ्ट मूवमेंट लैंड का, और इसके वेव का डायरेक्शन क्या है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव. दीज आर दी सरफेस वेव्स, जो हमें सरफेस के ऊपर दिखाई देती है. नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज द शैडो जोन. शैडो जोन का मतलब है हर जगह अर्थ के, हम अगर हम सेस्मोग्राफ लगा दें, तो अर्थक्वेक अगर होता है, तो बेसिकली इफ इट इज एन स्फीयर, अर्थ एक स्फीयर है, तो लेट मी शो यू ऑन द ब्लैक बोर्ड. अगर अर्थ एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे कहीं अर्थक्वेक हुआ है, तो हर जगह पर इस अर्थक्वेक की हमें कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए. व्हाट दैट रिकॉर्डिंग मस्ट बी गेन. तो हमें हर वेव मिलनी चाहिए. यहाँ पर पी वेव भी मिलनी चाहिए एंड एस वेव मिलनी चाहिए, दोनों वेव मिलनी चाहिए. बट इन रियलिटी इट इज नॉट द ट्रू. रियलिटी में क्या होता है, जो वेव्स हैं उनमें से कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज में वेव्स दिखाई देती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में वेव्स नहीं दिखाई देती हैं. जहां पर वेव्स नहीं दिखाई देती हैं, दे आर टर्म्ड एज द शैडो जोन. इसके साथ साथ एक चीज देखी गई कि जो शैडो जोन है, इसमें लार्जली हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वेव का, दैट इज शेयर वेव, एस वेव्स. वो उसकी शैडो जोन बहुत ज्यादा है. तो शैडो जोन की जो एस वेव्स की जो शैडो जोन है, इट इज बिगर देन दी पी वेव्स. ये बात हमें पता चली ड्यू टू द एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो शेयर वेव की शैडो जोन इज बिगर देन दी पी वेव शैडो जोन. नाउ लेट्स डिस्कस कि अर्थक्वेक आने के बाद में जहां पर हमें seismic वेव्स रिकॉर्ड नहीं होगी, तो दैट विल बी टर्म्ड एज द शेयर वेव जोन. When we talk about the S waves,
shadow zone is about 154 degrees. That is to say, केवल जहां पर अर्थक्वेक आया है उस लोकेशन से 103 डिग्री तक आपको एस वेव्स मिलेंगी, और इसके रिमेनिंग पार्ट में यू डू नॉट फाइंड द एस वेव्स। यानी कि जो भी एस वेव थी ये कुछ आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को इन्होंने क्रॉस करा अर्थ के सरफेस के अंदर, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहां के बाद ये आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाई। इससे हमें पता चला दैट इनसाइड द अर्थ देयर इज द लिक्विड स्ट्रक्चर। वो लिक्विड स्ट्रक्चर कहाँ है? लिक्विड स्ट्रक्चर इज इन दी कोर। यहां तक हमें एक बात समझ में आई कि जो कोर जहां से स्टार्ट होता है वहां पर एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। और एक बात और होती है वेव्स की, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट का मतलब है, लेट्स से इफ दिस इज वन मीडियम, तो वेव यहां पर आ रही है तो ये सीधी नहीं आएगी। इफ इट इज हैपनिंग इट विल कर्व अ लिटिल बिट। तो जो कर्वेचर है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने पर। ये जो ग्रीन पोर्शन है सारा, दिस पोर्शन बिलोंग्स टू द शैडो जोन ऑफ द एस वेव्स। तो यानी कि 103 डिग्री के बाद में यू डू नॉट फाइंड एनी एस वेव्स हेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट द पी वेव्स, तो पी वेव्स का कुछ ऐसा फॉर्मेशन है, यहां पर आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो आपको पी वेव्स मिलती हैं सेम 103 डिग्री तक, फिर एक ब्लैंक स्पॉट आ जाता है कुछ कुछ दूरी तक 103 से 142 डिग्रीज तक, 103 से 142 डिग्रीज तक। देन इट हैज बीन रियलाइज कि ये जो ब्लैंक स्पॉट है इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो पी वेव है, इनका मीडियम चेंज होते ही स्पीड चेंज हो जाती है। सॉलिड मीडियम में इनकी स्पीड ज्यादा है, देन लिक्विड में स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये वेव थोड़ा बेंड हो जाती है, एंड देन इट इज ड्यू टू दिस बेंडिंग एक शैडो जोन क्रिएट हो जाती है। तो जो सिस्मोग्राफ यहाँ पर है वो रिकॉर्ड नहीं करते, बट सिस्मोग्राफ जो 142 डिग्री के आसपास है दे विल क्रिएट दी दे विल रिकॉर्ड दी पी वेव शेयर। तो इससे एक बात पता चलती है कि पी वेव इज एबल टू रिकॉर्ड इज एबल टू ट्रेवल द लिक्विड मीडियम, और साथ के साथ उसकी वेलोसिटी उस लिक्विड मीडियम में भी जाने के बाद में चेंज होती है। बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि जो अर्थ का कोर है वो पूरा लिक्विड नहीं है, इट इज ऑल्सो हैविंग अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो सेंटर वाला जो पार्ट है इट इज सॉलिड इन नेचर, इसकी वेव की स्पीड वहां पर चेंज हो जाती है और वहां पर रिफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व होता है। सो दिस इज अबाउट द शैडो जोन। शैडो जोन इज टेलिंग अस कि अर्थ का सरफेस एक सिंगल टाइप में नहीं है, इट इज नॉट इन द सिंगल स्टेट। इसकी डेंसिटी अलग है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग डेंसिटी है। हमने फर्स्ट क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी की पढ़ा था दैट देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्टिन्यूटीज। तो जो डिसकंटिन्यूटीज थी वो डिफरेंट थी, जैसे ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी तरीके से देयर आर सेवरल डिसकंटिन्यूटीज दैट आर हैपनिंग हियर इन दी waves, or that is the seismic waves. Moving ahead, now the thing is when we know कि earthquake की वजह से we get idea कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, क्योंकि कुछ वेव ट्रैवल कर रही है नहीं ट्रैवल कर रही है, इससे हमें डेंसिटी और उस पर्टिकुलर जिस मीडियम से वेव्स पास हो रही हैं उसके स्टेट के बारे में पता चला। सो नाउ इट इज द टाइम कि हम अर्थ के सरफेस पर जो हमें अर्थक्वेक दिखाई देता है उसको मेजर करने के तरीके के बारे में कुछ पता हो। सो लेट्स ट्राई टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। बेसिकली अर्थक्वेक की कैरेक्टरिस्टिक को नापने के लिए देयर आर टू थिंग्स, वन इज द मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज द इंटेंसिटी। अगर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की और इंटेंसिटी की, सो मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज अ मेजर जिससे अर्थक्वेक के साइज का पता चलता है। इंटेंसिटी क्या है? इट इज अ मेजर जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक की वजह से कितनी शेकिंग हुई है। अगर हम मैग्नीट्यूड को मेजर करें तो मैग्नीट्यूड इज द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द शेयर वेव। तो उसको हम अगर मेजर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना मैग्नीट्यूड है। अगर हमें चाहिए कि हम इंटेंसिटी का पता करें तो हम इससे पूछ सकते हैं कि जो जो एक्चुअल में शेकिंग हुई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट ऑफ शेकिंग ऑन द ग्राउंड उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए देयर इज दिस स्केल, इट इज नोन एज रिक्टर स्केल। इट वाज फॉर्मुलेटेड और कंसेप्चुअलाइज्ड इन 1935। फर्स्ट स्केल जिसने इंटेंसिटी को मेजर किया था अर्थक्वेक में दैट वाज रॉसी फॉरेल स्केल। 19th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ। देन व्हाट और अपॉन व्हाट फैक्टर्स द मेजर
measurement of these two qualities can be depending upon. तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम मूवमेंट, यानी कि कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है रॉक का सरफेस के अंदर पर, उसके बेसिस पर ये जो रिक्टर स्केल है कैरी आउट करता है इसके मैग्नीट्यूड को। इंटेंसिटी कैरी आउट होती है अमाउंट ऑफ डैमेज को, यानी कि जो स्केल से जो भी इंटेंसिटी के स्केल्स होंगे दे विल कैरी आउट दी अमाउंट ऑफ डैमेज, जितना डैमेज हुआ है उसके बेसिस पर देखें से कि अच्छा किस फैक्टर में ये फिट हो सकते हैं। स्केल्स की अगर बात करते हैं तो रिक्टर स्केल कुछ लोकल लेवल पर जो स्केल्स हैं वो भी यूज करते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी के केस में, सो इट इज रॉसी-फेरल स्केल, मॉडिफाइड मर्कली स्केल, यूरोपियन macroseismic scale. These are the scales for intensity. So basically there are multiple methods to calculate the intensity when we compare to the magnitude of the earth. So basically these are trying to calculate, one is trying to calculate the energy, another one is trying to calculate the impact of the energy. So intensity is looking at the impact of the energy of the earthquake that is being released. Moving ahead, अब इन scales के बारे में एक बार देख लेते हैं, like how they are performing and what they are related to. Richter scale is related to magnitude. At 2.5 Richter scale, generally earthquake is not recorded or not felt, but इसकी recording हो जाती है seismometer में। 3.5 पे लोग इसे feel करते हैं, a lot of people can feel कि अच्छा tremors थे। 4.5 पे it may create local damage, और कुछ पूरा डैमेज नहीं करेगा, लोकल में भी इट विल बी अ लिमिटेड डैमेज। 6 अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो इट विल क्रिएट अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। तो लोकल लेवल क्या आसपास जो भी रीजन है अफेक्टेड है दैट विल बी अफेक्टेड। 7 इज अ मेजर अर्थक्वेक, ह्यूज डैमेज विल बी कॉज्ड। अगर 8 से ऊपर हमें रिक्टर स्केल में उसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड मिलता है देन इट विल बी अ ग्रेट अर्थक्वेक। तो रिक्टर स्केल इज अप टू 8 और मोर। जो भी 8 से बड़े अर्थक्वेक हैं basically they will be leading up to great damages. तो there are some places identified locations on the globe of the earth जहां पर आपको ऐसे potential earthquake मिल सकते हैं, जहां पर multiple faults present हैं, जहां पर बहुत सारे fault हो, चाहे वो transverse nature के हो, if there is faulting, या फिर plate के जहां पर plate की boundaries एक दूसरे से interact करें, उन locations पर you can find these great earthquakes. बात करते हैं modified Mercalli scale जो कि रोमन नंबर 1 to 12 मूव करता है। सो वी नो दैट कि कुछ लोगों से लगभग कुछ ही से फील करेंगे, ओनली अ फ्यू, 1 और 2 इस कैटेगरी में आ जाते हैं। 3 to 5 कि यहाँ पर अर्थक्वेक होगा, अ लॉट ऑफ पीपल कैन फील, और डैमेज ऐसा हो सकता है कि ट्रीज और पोल्स वो झुक जाए। देन कम्स द 6th and 7th, यहाँ पर फेल्ट बाय ऑल, और लोग बाहर निकल के आ जाते हैं और डैमेज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और फर्नीचर भी शेकिंग फील करते हैं, एंड देन दे आर बीइंग मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। उनके वाइब्रेशन की वजह से उनमें थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फर्नीचर वगैरह में। तो जो भी पुअरली बिल्ट यानी कि नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है वहां पर डैमेज होगा। अगर हम बात करते हैं 8th and 9th की, तो जो डिजाइंड स्ट्रक्चर है उनमें धीरे धीरे थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा, अदरवाइज बाकी बिल्डिंग्स में आपको बड़ा डैमेज दिख सकता है। 9th तक जाते जाते लगभग सभी बिल्डिंग में देयर इज ह्यूज डैमेज। 10th पे पहुंचते हैं तो मैनी स्ट्रक्चर इज बेसिकली डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पर ग्राउंड जो होता है ग्राउंड में भी क्रैकिंग हो जाती है। 11th 12th इज द एक्सट्रीम स्टेट जहां पर टोटल डिस्ट्रक्शन तक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द 11th and 12th इन द केस ऑफ मॉडिफाइड मर्कली स्टेज। अब अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वेयर दीज अर्थक्वेक्स आर लोकेटेड। वी नो दैट सर्कम पैसिफिक बेल्ट, हमें पता है प्लेट टेक्टोनिक से। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, जहां पर भी देयर इज द लोकेशन ऑफ प्लेट मार्जिन्स, एक्टिव प्लेट मार्जिन्स है जहां पर वो इंटरैक्ट कर रही है एक दूसरे से, चाहे वो क्लोज आ रही है दूर जा रही है, इन बोथ द केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर आपको अर्थक्वेक मिले। इसके अलावा भी इंट्रा प्लेट में भी जहां पर देयर आर फॉल्ट्स यानी कि क्रैक्स हैं प्लेट के अंदर, तो वहां पर भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सो सर्कम पैसिफिक बेल्ट अराउंड 68% ऑफ द ऑल द अर्थक्वेक्स वो यहाँ पर मिलेंगे सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। इसमें आपके कुछ मेजर आइलैंड्स हैं, साउथ अमेरिका भी इन्वॉल्व होती है,
देन कम्स द मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पे 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली जो मिड अटलांटिक रिज पोर्शन है वहां पर ओशन के नीचे देयर आर मेनी अर्थक्वेक्स। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो आपके हमने देखी थी मेडिटेरेनियन के पास में, यहाँ पे अराउंड 11% ऑफ द अर्थक्वेक्स आर बीइंग फाउंड। ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है इसको अगर देखें तो एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन एंड इट रीचेस टिल द इंडियन पोर्शन। तो इंडियन हिमालयन रीजन तक ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यहाँ पर यू कैन फाइंड सच अर्थक्वेक। इनफैक्ट जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है वहां पर भी बिलो द अर्थ सरफेस, अंडर अंडर द ओशन सरफेस जो सी फ्लोर है वहां पर देयर इज दी फॉल्ट लाइन, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की। सो दीज आर दी एक्टिव जोन्स जहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में इफ वी सी तो हिमालयाज, कॉकस एंड एल्प्स, दीज आर द मेजर माउंटेन रीजन जहां पर आपको अर्थक्वेक मिलेगा। और अर्थक्वेक की इवेंट्स कैन अकर एट दीज लोकेशंस। इसको एक बार मैप में देखते हैं। सो वी नो दैट दिस पोर्शन, यहां पर प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्ट कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं प्लेट्स। और जहां पर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज है वहां पर क्या होगा, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज में एक प्लेट सबडक्ट होगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट में फोल्डिंग स्टार्ट होगी। फोल्डिंग धीरे धीरे होगी तो इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड वाइब्रेंस इन दी अर्थ सरफेस। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो वहां से ये वी फाइंड, ये भी एक लोकेशन है जहां पर आपको रिंग ऑफ फायर में हमने देखी थी लोकेशन। तो सेम रिंग ऑफ फायर की लोकेशन जो यहां से स्टार्ट होती है पैसिफिक में, ईस्ट और वेस्ट दोनों पार्ट में ट्रैवल करती है। फिर ये पोर्शन और यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, इंडियन प्लेट का इंटरेक्शन है प्लस सब माइनर प्लेट्स का इंटरेक्शन है, फिलिपीन प्लेट का इंटरेक्शन है। तो दिस रिजल्ट्स इनटू जोन ऑफ अर्थक्वेक। ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है मेडिटेरेनियन की, ये एक्सटेंड हो जाती है कहाँ तक, हिमालय तक। सो दिस बेल्ट इज बेसिकली कवरिंग द जोन ऑफ अर्थ मेजर अर्थक्वेक्स। इसमें इस पोर्शन में वॉल्केनिक इरप्शंस कम हो गया। वाई? बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब ओशनिक क्रस्ट बेसिकली कंज्यूम हो चुकी है। अब जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज हैपनिंग बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट। तो जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन होता है प्लेट के बीच में तो उन मार्जिन में केवल फोल्डिंग होती है, क्रिस्टल फोल्डिंग, ना कि आपके वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अर्थक्वेक आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर द अरेबियन पेनिनसुला इज बेसिकली ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम द अफ्रीका। अर्थक्वेक आपको इस बेल्ट में भी देखने को मिलेंगे विच इज द न्यूअर लोकेशन फॉर अर्थक्वेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट वहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है एंड द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड। तो अब आपके पास में लोकेशन से एक आइडिया है, जहां पे अर्थक्वेक होता है वहीं पर वॉल्केनो होता है। इन जनरल दिस इज द ट्रूथ, सो यू कैन रिलेट दिस, यू नो, 3 डिफरेंट लोकेशंस। उसके अलावा ये जो मिड ओशनिक रिज वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पर भी एक मिड ओशनिक रिज वाला पोर्शन है, तो वहां पर जहां जहां मिड ओशनिक रिज वाला पोर्शन है यू विल फाइंड अर्थक्वेक्स ऑल्सो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी की वजह से कुछ ना कुछ ट्रेमर वहां पर एमिट करते रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। देयर इज दिस इन प्लेट सिस्मिसिटी और व्हाट वी कॉल इंट्रा प्लेट। तो अगर कोई प्लेट है, लेट्स से दिस इज इंडियन प्लेट, तो यहाँ पर इसमें कुछ माइनर फॉल्ट्स हैं, इनको बोलते हैं या तो फॉल्ट या लीनियमेंट। फॉल्ट और लीनियमेंट, ये जो फॉल्ट्स एंड लीनियमेंट है किसी प्लेट में, जब ये प्लेट का कुछ मूवमेंट होता है, हो सकता है नीचे इसके सरफेस में कुछ इक्विलिब्रियम फिर से एडजस्ट हो, तो इन दैट केस देयर मे बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी और उसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से वी कैन फाइंड द अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक्स है नॉर्मली दे हैपन टू बी द वीकर अर्थक्वेक्स, बट कुछ जोन है जहां पर आपकी प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट ना ही डाइवर्ज हो रही है, ना ही वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, वो ट्रांसफर्स मूव कर रही है। तो उस ट्रांसफर्स मूवमेंट की वजह से भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंट्रा प्लेट में आपको अर्थक्वेक देखने को मिले। सो यहाँ पर हम बात करते हैं इन प्लेट की, तो इन प्लेट में नर्मदा सोन लीनियमेंट ये एक मेजर जोन है जहां पर आपको अर्थक्वेक मिला। 2001 का जो गुजरात वाला अर्थक्वेक था बेसिकली इट वाज ड्यू टू द ग्रोइंग इन प्लेट स्ट्रेस, यानी कि उस प्लेट के अंदर स्ट्रेस हो गई थी और इट वाज द
fault in Kutch, जहां भुज है, तो अल्लाहबंद fault is the specific name, जहां पर वो अर्थक्वेक आया था in 2001. जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था in the year in the recent past, तो नेपाल का अर्थक्वेक basically was due to the fault zones, variety of fault zones which are lying in the Himalayan region. Now we know that कि अर्थक्वेक के लिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा है. तो हमने वर्ड में देखा दीज आर दी जोन जहां पर प्लेट का इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी कि या तो प्लेट में कन्वर्जेंट मार्जिन है या फिर डाइवर्जेंट मार्जिन है. एक ये इंट्रा प्लेट में भी कुछ लोकेशंस है. इसके साथ साथ अगर इंटर प्लेट की फिर से बात करें तो जहां पर ट्रांसवर्स फॉल्ट है, प्लेट एक दूसरे के आसपास ऐसे मूव कर रहे हैं, वहां पर भी पॉसिबिलिटी रहती है अर्थक्वेक होने की. सिमिलरली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अर्थक्वेक एक मेजर हैजर्ड है. तो इसमें देयर आर सेवरल लोकेशन जहां पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा. तो द लोकेशंस वेयर देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, उसको डिवाइड करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड कर दिया इंडिया को. और दे हैव यूज्ड मॉडिफाइड मर्कली स्केल. उसके बेसिस पे 5 सीस्मिक जोन्स कर रही हैं, जिसमें जोन 1 इज बेसिकली नाउ अ रिडंडेंट जोन जहां पर मेजरली कुछ नहीं है. सो ऑल द मेजर थिंग्स विच स्टार्ट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द जोन नंबर 2. सो यहाँ पर जोन नंबर 2 से जोन नंबर 5 तक ये इंटेंसिटी को दिखा रहा है अर्थक्वेक में. सो जोन नंबर 2 इंक्लूड्स दी सदर्न पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट भी है यहाँ पर, ईस्टर्न राजस्थान, कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड तमिलनाडु. तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज द लोएस्ट इस जोन में. तो जोन नंबर 2 से जोन नंबर 5 तक बेसिकली एक इंटेंसिटी दिखा रहा है अर्थक्वेक की इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जोन 2 इज द लोएस्ट. जोन 3 को देखते हैं, सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश भी इसमें इन्वॉल्व है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, ये इसमें इन्वॉल्व है. तो आपने देखा जहां पर भी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर रेंज ऑफ अर्थक्वेक, तो वो दीज आर इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द अर्थ इंडिया. सो आइदर नदर्न प्लेन्स और सेंट्रल प्लेटू. तो सेंट्रल प्लेटू यहां पर आपको लिमिटेड अर्थक्वेक मिलेगा. उसके अलावा कम्स दी जोन 4. तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एटसेट्रा, ये जो पोर्शंस हैं बेसिकली दीज आर द पोर्शन जो हिमालयन रीजन के पास है. यानी कि यहाँ पर देयर आर सेवरल फॉल्ट्स, क्योंकि हिमालयन रीजन इज द प्लेस जहां पर प्लेट मार्जिन हैं. और उस प्लेट मार्जिन में आपको पता है देयर विल बी सेवरल रॉकी स्ट्रक्चर जो फ्रैक्चर्ड होगा, यहाँ पे फॉल्ट होंगे. फॉल्ट लाइन रन करती है हिमालय में बहुत लंबी, तो उसकी वजह से देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर अर्थक्वेक्स हियर. टॉकिंग अबाउट द जोन 5, इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल जोन जहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है. और हाई मैग्नीट्यूड, हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर के, हिमाचल, उत्तराखंड. अगेन दीज आर द पार्ट्स विच आर इन द हिमालयन रीजन और नेक्स्ट टू द हिमालयन रीजन. तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बेसिकली और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, क्योंकि यहाँ पर देयर आर फॉल्ट जोन्स. हिमालयाज में देयर आर सेवरल फॉल्ट जोन. क्या क्या फॉल्ट जोन है, कैसी है, वी विल डिस्कस देम व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया और फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया. काइंडली हैव अ लुक एट दिस. नाउ वी कैन सी दिस ऑन द मैप ऑफ द इंडिया. सो इंडियन मैप में एक बार इसको देख लेते हैं. जोन 5 इज द रिस्की जोन. जो रेड कलर वाला एरिया है जोन 5, जोन 5, जोन 5, जोन 5, जोन 5. नेक्स्ट टू रेड कलर एरिया इज द येलो, और ये येलो वाला है जोन 4. सो आप देखिए दिल्ली एनसीआर रीजन पूरा इसमें आ रहा है. नेक्स्ट टू दिस ऑरेंज पोर्शन इज द येलो पोर्शन, ये जोन 3 है आपकी. मोस्ट स्टेबल इज जोन 2, जो आप देखिए अर्थ के सरफेस में इंडिया पेनिनसुला में इन सेक्टर्स में है, विच इज बीइंग आइडेंटिफाइड एज ब्लू. तो आप इस मैप को यू कैन कंसिडर कि इंडिया में these are the specific zones. Now some factual information, around 59% of India's area is basically susceptible for earthquakes. तो यहाँ पर we can find कि earthquake की intensity के basis पर जो हमने मैप बनाया geological survey ने, it gives you 5 different zones, जिसमें zone 1 की utility as such नहीं है, but other 4 zones 2 to 5 is basically increasing order of the earthquake magnitude. तो आप एक बार इस मैप को ऑब्जर्व कर लेंगे, it will be easy for you टू टेल यू कि ये किस जोन में आता है.
All right. So with this, we are moving forward to conclude our session. So this was about the earthquake, and with respect to prelims, this much of information seems to be sufficient. आप बस इस इंफॉर्मेशन को एक बार मेमोराइज करके रखें ताकि इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ स्टैटिक और कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, जिनके बेसिस पर यूपीएससी कैन आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेंड टू आस्क यू द फैक्चुअल पोर्शन. हो सकता है वो प्लेसेस इन न्यूज को जो कि अर्थक्वेक या वोल्केनो से रिलेटेड है उनके बेसिस पर दे कैन आस्क. सो certain portions can be asked. Apart from that, conceptual portion के कैसे phenomena exist करता है, कैसे होता है, they can be asked in the form of such particular topics. So thank you very much. With this, we wind up this session.